जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपका एग्जाम होने वाला है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पेपर सेकेंड, ठीक है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पेपर 2 है आपका। पेपर कोड का नाम है ECO 304, ठीक है। तो अपने सभी साथियों के साथ इस क्वेश्चन पेपर को साझा जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए हैं उसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आ जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आपके लिए, तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास। इसमें पहला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर है किसके बराबर होता है? तो GNP माइनस मूल्यह्रास के, ठीक है। GNP माइनस डिप्रिसिएशन के। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, संसाधन संरक्षण का सबसे प्रसिद्ध तरीका जो वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये दोनों प्रसिद्ध है, लेकिन पूछा है संसाधन संरक्षण का सबसे प्रसिद्ध तरीका जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, रिसाइकलिंग है, ठीक है, पुनः चक्रण। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। यहाँ पे सी भी ऑप्शन राइट हो सकता है, लेकिन प्रसिद्ध तरीका पूछा है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा, तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्सिटी भी डिपेंड होता है कि वो कौन सा उत्तर सही मानती है, लेकिन मेरे हिसाब से बी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है, श्योर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। चले प्रश्न नंबर तीसरा क्या पूछा गया है, द प्योर थियरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर लिखी गई, कब लिखी गई भैया, किस सन में लिखी गई थी? बिल्कुल 1954 में। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चले चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, द प्योर थियरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर लिखी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पॉल सैमुअल्सन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपका, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। चले अगला प्रश्न, इसमें पांचवा प्रश्न है, सामाजिक वस्तुओं की स्थिति में समग्र मांग वक्र होगा। तो समग्र मांग जो वक्र है DA एंड DB का ऊर्ध्वाधर योग होगा। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पाँचवें का। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या है भैया अगला क्वेश्चन, निजी वस्तुओं की स्थिति में बाजार मांग वक्र होगा, क्या होगा? तो DA एंड DB का क्षैतिज योग होगा, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर छठे का। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर लिखी गई, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो AC पीगू के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आठवां प्रश्न क्या पूछा गया है, वायु और जल प्रदूषण उदाहरण है, किसके उदाहरण हैं? तो ऋणात्मक बाह्यता के उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपने मोबाइल का जो ब्राइटनेस है उसे बढ़ा लीजिएगा और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी कर लीजिएगा, ठीक है। चलें अगला प्रश्न है, लागत लाभ विश्लेषण की स्थिति में संभावित पैरेटो सुधार जो कि सिद्धांत सेकेंड से संबंधित है, क्या संबंधित है? तो कार्डर हिग्स मानदंड से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, लागत लाभ विश्लेषण का प्रयोग मुख्य रूप से परियोजना मूल्यांकन में किया जाता है, किस परियोजना मूल्यांकन में? तो निजी क्षेत्र में भी और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, पर्यावरणीय परियोजना मूल्यांकन विधियां हैं, कौन सी विधियां हैं? तो यह लागत लाभ विश्लेषण विधि है, एहतियाती सिद्धांत है और लागत प्रभावकारिता विश्लेषण, ये सभी है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, न्याय का सिद्धांत लिखी गई, ठीक है। देखिए न्याय का सिद्धांत लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। यह थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन रॉल्स के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण किया जाता है, पर्यावरणीय जो प्रभाव है यह प्राकृतिक वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, कोज प्रमेय संबंधित है, कोज प्रमेय किससे संबंधित है? संपत्ति अधिकार आवंटन से। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापमान वृद्धि हेतु जिम्मेदार है। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलें
अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है भैया ये? तो ये आपका ओजोन, ठीक है, ओजोन के कारण ये ओजोन क्षरण हेतु, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का। चले अगला प्रश्न क्या है 17 नंबर, EIA क्या है? तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है 17 का। चले 18 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट नीपा आया, कब आया था? 1970 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है पहला व्यापक पर्यावरणीय कानून खंड 102 लागू किया गया, ठीक है, द फर्स्ट कंप्रहेंसिव एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन सेक्शन 102 इज इम्प्लीमेंटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि पहला व्यापक पर्यावरणीय कानून खंड 102 लागू किया गया अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 20 है, G20 इंडिया की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम के केंद्रीय विषय पर आधारित थी, जिनका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? तो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक, ठीक है, वन फैमिली वन फ्यूचर वन कंट्री, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है, 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदी वाला ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इंग्लिश में देख लेंगे, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मोदी जी भाषण दे रहे थे, सुने होंगे आप लोग, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, वैश्विक तापन से जुड़ी संकल्पना निम्नलिखित है, कौन सी संकल्पना है? तो व्यवसाय सामान्य दृष्टिकोण, क्रमवादी दृष्टिकोण और एहतियाती उपाय, ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 क्या है, ध्यान से देखेंगे। चलें, पर्यावरणीय पोषणीयता किसके संरक्षण में क्षेत्र पर जोर देती है? पर्यावरणीय पोषणीयता किसके संरक्षण में क्षेत्र पर जोर देती है? तो ये बायोडाइवर्सिटी पर जोर देती है, ठीक है, जैव विविधता पर, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, 23 नंबर प्रश्न है आपका, सतत विकास का सिद्धांत दिया गया, सतत विकास का जो सिद्धांत है स्टॉकहोम घोषणा के द्वारा दिया गया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, प्रदूषण के अनुकूलतम स्तर पर, तो प्रदूषण के अनुकूलतम स्तर पर MCC इक्वल टू MDC, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रदूषण क्षति लागतें हैं, ये क्या है, लगाते हैं फिर लगते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, लागतें लिखा हुआ, प्रदूषण क्षति लागतें हैं, लगाना चाहिए, ठीक है, नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, पॉल्यूशन डैमेज कोस्टार, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर है आपका बाह्यताएं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 आप लोगों को पूछा गया, सीमांत प्रदूषण नियंत्रण लागत, ठीक है, MCC बढ़ती है, तो MCC प्रदूषण सफाई गतिविधि के बढ़ने से बढ़ती है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, सीमांत प्रदूषण क्षति लागत फलन वृद्धिकरण फलन है, किसका है? ठीक है, इंक्रीजिंग यानी वृद्धिकरण, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? प्रदूषण उत्सर्जन का, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रदूषण फलन का, ठीक है, किसका वृद्धिकरण है? प्रदूषण उत्सर्जन का। 28 नंबर प्रश्न क्या है, CPCB, ठीक है, CPCB पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो यह आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है, वैश्विक तापन वृद्धि से। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल लिखी गई, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गोल्ड स्मिथ के द्वारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरणीय कूजनगेट्स वक्र संबंध बताता है, किसके मध्य में संबंध बताता है? तो आर्थिक समृद्धि और प्रदूषण के बीच में संबंध बताता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, पर्यावरणीय कूजनेट्स वक्र का आकार होता है, तो इसका जो आकार है उल्टे यू आकार का होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव द्वारा सृजित प्रदूषक जो पर्यावरण में अम्लता बढ़ाते हैं कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है, एसिड रेन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए इसमें अगला प्रश्न क्या है, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो द यूनियन नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर क्या पूछा है, कमांड एंड कंट्रोल यंत्र कहलाते हैं, क्या कहलाता है? तो यह आपका ट्रेडिशनल मेथड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण की परंपरागत विधियां कहलाता है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या है, प्रदूषण निवारण की बाजार विधियां को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बाजार आधारित विधियां कहा जाता है, ठीक है, मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है, बाजार आधारित विधियां हैं, बाजार आधारित विधियां कौन सा है? तो इनमें से सभी हैं, ठीक है, प्रदूषण कर है, बाजार आधारित परमिट है और सरकारी निवेश कार्यक्रम, ये तीनों है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 38 है। जैव विविधता ह्रास के कारण है, जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है? बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, आवास नुकसान और विखंडन, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, WTO के कार्य हैं, WTO का कार्य क्या है? व्यापार सहमति का प्रशासन, राष्ट्रीय व्यापार की समीक्षा करना, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय का भी अभाव है, ठीक है, कल आप लोगों का एग्जाम है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुई, कब हुई थी? तो 2006 में, ये ऑप्शन आपका राइट है। और आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट वो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, ठीक है। चले, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में, ठीक है, USA, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है, EPA मीन्स, EPA का अर्थ क्या है? EPA का मतलब होता है यह एक पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है, ठीक है। EPA का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, या फिर एक्ट भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये जो काम करता है, यह अनुसंधान प्रयोजित करती है और संचालित भी करती है, यह पर्यावरणीय नियमों को विकसित और लागू भी करती है, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, किस देश ने सर्वप्रथम प्रदूषण को कम करने के लिए बाजार योग्य प्रदूषण परमिट का प्रयोग किया था? किसने किया था? तो USA ने किया था, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया आपका, बबल ऑफसेट्स बैंकिंग और नेटिंग कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? बाजार योग्य प्रदूषण परमिट से, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? तो देखें इसमें राइट आंसर आपका ए भी हो सकता है और राइट आंसर आपका सी भी हो सकता है। इन दोनों को मैंने सर्च किया, मैंने काफ़ी खोजा, ठीक है, तो ये दोनों आंसर निकल के आ रहे थे, ठीक है। चलें, तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग इसका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 है, किसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दा कहते हैं? तो जो आपका वैश्विक तापन वृद्धि है, अम्लीय वर्षा है और जैव विविधता की हानि है, इन सभी को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता का अर्थ है, पर्यावरणीय नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो यह मनुष्य एवं वनों के बीच संबंधों को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। और यह जो है आपका 47 का, यह मनुष्यों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का भी अध्ययन करता है, ठीक है, ये और भी दोनों करेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। चले, यहाँ पे देखिए बहुत ही अजीब तरीके से इसको ऑप्शन में दिया गया है, पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है? यह मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है, अध्ययन करता है। दूसरा क्या है, यह मनुष्य एवं वनों के बीच संबंधों को भी प्रदर्शित करता है, तो दोनों आपके राइट है, ठीक है, चले कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, पर्यावरणीय नैतिकता के जनक कौन है? तो जो इसके फादर हैं वो हैं आपके यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, होल्मस रोल्स्टन थर्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रोल्स्टन तृतीय लिखा हुआ, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लिश में नहीं सही से दिख रहा है तो हिंदी में ही देख लेते हैं,
ठीक है, हिंदी में नहीं देख रहा है तो इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है, देखिए ए सैंड कंट्री आल्मनैक, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ए सैंड कंट्री आल्मनैक 1949 वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आल्डो, ठीक है, आल्डो लियोपोल्ड के द्वारा, आल्डो लियोपोल्ड के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, डीप इकोलॉजी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा सत्य है? तो यह दृष्टिकोण पारिस्थितिकी केंद्रितवाद का समर्थन करता है, बिल्कुल, और यह दृष्टिकोण मानव केंद्रितवाद का विरोध करता है, बिल्कुल राइट है। अगला है, यह दृष्टिकोण मानव को प्रकृति में अलग करने को अस्वीकार करता है, ये भी राइट है। चले अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चले डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।